अनाथ बच्चों पर ठंड का कहर। ये कहानी राधा और दीपू नाम के भाई बहन की है, जो अपनी दादी के साथ मधुबन नामक गांव के पास बसी एक बस्ती में रहते थे। उस बस्ती में रहने वाले सभी लोग बहुत गरीब थे और वो सब मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। राधा और दीपू के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वो दोनों अपनी दादी गायत्री के साथ रहते थे। गायत्री गुब्बारे बेचा करती थी और उससे जो कुछ भी वो कमा पाती थी, बस उसी से उनका घर चलता था। राधा और दीपू भी अपनी दादी के साथ गुब्बारे बेचा करते थे। अब उन दोनों के लिए उनकी दादी गायत्री ही उनकी माँ बाप थी। वो दोनों अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे। ठंड का मौसम आ गया था। एक दिन गायत्री दोनों बच्चों राधा और दीपू से बोलती है, मैं बाजार गुब्बारे बेचने जा रही हूँ। तुम दोनों घर में ही रहना। बाहर बहुत ठंड हो गई है, यहीं आग जलाकर बैठना। दादी, आप भी बाहर मत जाओ। बाहर बहुत ठंड है और बादल भी हो गए हैं। मुझे लगता है आज बारिश होने वाली है। घर में खाने को कुछ नहीं है, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम दोनों घर पर ही रहना। ऐसा बोलकर गायत्री गुब्बारे बेचने बाजार जाती है, लेकिन बाहर इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी और ठंड के मारे गायत्री के हाथ पैर भी सुन्न हो रहे थे। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। गायत्री रेलवे स्टेशन पर गुब्बारे बेचती थी। हे भगवान, आज कितनी ठंड है। आज कैसे भी ये सारे गुब्बारे बिक जाएं, तो राधा और दीपू के लिए कुछ गर्म कपड़े भी ले लूंगी। वो बेचारे भी इस ठंड में ऐसे ही घूमते रहते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है। अभी गायत्री के कुछ ही गुब्बारे बिके थे। कुछ ही देर में बारिश भी होने लगती है और गायत्री ठंड में भीगते हुए घर पहुंचती है। दादी, आप तो पूरे भीग गए हो और ठंड से कांप भी रहे हो। बाहर बहुत ठंड है ना? गायत्री बारिश में भीग गई थी। ऊपर से इतनी ठंड, वो बेचारी बोल भी नहीं पा रही थी। दीदी, तुम जल्दी से आग जलाओ ना। राधा बाहर से लकड़ियां लाती है और आग जलाती है। गायत्री को ठंड लगने से बहुत तेज बुखार हो जाता है। दादी, आपको तो बहुत बुखार हो गया है। राधा की दादी बुखार से बोल भी नहीं पा रही थी। अगली सुबह, दीपू, दादी को बहुत बुखार हो गया है और घर में खाना भी नहीं है, तो आज गुब्बारे बेचने चला जा। मैं घर पर दादी का ध्यान रखती हूँ। ठीक है दीदी, मैं गुब्बारे बेचने चला जाता हूँ। और दीपू गुब्बारे बेचने चला जाता है। बाजार में लोग सर्दी से बचने के लिए मोटे कपड़े पहनकर आए थे, लेकिन उन सब लोगों के बीच दीपू ने पतले से कपड़े पहने हुए थे और पैरों में कुछ भी नहीं पहना था। और उन सब लोगों के बीच वो गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। वहाँ एक छोटी सी बच्ची गुब्बारों को देखकर दीपू के पास आती है और वो गुब्बारे देखकर बहुत खुश हो रही थी। तुम्हें गुब्बारा चाहिए? हाँ। तभी उस लड़की के माँ पापा वहाँ आ जाते हैं और उस लड़की को अपनी गोद में उठा लेते हैं। काव्या, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कितनी बार बोला है, ऐसे बिना पूछे इधर उधर नहीं जाते बेटा। सर, इसको गुब्बारे चाहिए, कितने दूं? कुछ नहीं चाहिए। और वह आदमी अपनी बेटी को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उस आदमी की पत्नी भी वहाँ आ जाती है और वो दीपू को ऐसे ठंड में बिना जूतों के और पतले कपड़ों में देखती है। इधर अभी तक दीपू का एक भी गुब्बारा नहीं बिका था और वो बहुत उदास भी लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ऊपर से उसकी दादी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तभी वो औरत दीपू से बोलती है, बेटा 2 गुब्बारे दे दो। दीपू खुश होकर उन्हें 2 गुब्बारे दे देता है। तुम्हें ठंड नहीं लगती? इतनी ठंड में बिना जूतों के घूम रहे हो और तुमने गर्म कपड़े भी नहीं पहने। जी, मेरे पास जूते नहीं है और गर्म कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता नहीं है, सिर्फ दादी माँ है और अपनी दादी और बहन के साथ रहता हूँ। तभी वो औरत अपनी शॉल उतारकर दीपू को दे देती है और उसे कुछ पैसे भी देती है। ये लो, मेरी ये शॉल ओढ़ लो और ये कुछ पैसे रखो।
अपने लिए जूते ले लेना। दीपू पैसे और शॉल ले जाता है और औरत का धन्यवाद करता है। अभी दीपू बहुत खुश था और वो सोचता है, मैं अभी घर जाता हूँ, दादी को बहुत भूख लगी होगी और उनको दवाई भी तो देनी है। दीपू अपने लिए जूते नहीं लेता, वह खाने का कुछ सामान लेकर घर चला जाता है। और जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। ठंड और बुखार की वजह से उसकी दादी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। गायत्री के जाने के बाद अब राधा और दीपू बिल्कुल अकेले हो गए थे। कुछ दिनों तक तो बस्ती वालों ने उन बच्चों का साथ दिया और खाने को भी दे दिया करते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन दोनों बच्चों को पूछना और खाना देना उन लोगों ने बंद कर दिया। अब दोनों बच्चे भूखे रहने लगे और भूख की वजह से उनको भीख मांगने की नौबत आ गई थी। अभी उनको खाने की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव में भटकना पड़ रहा था, ऊपर से ठंड का भी समय था। एक दिन वह भीख मांगते मांगते किसी दूसरे गांव में चले जाते हैं। वहां चलते चलते उन दोनों को शाम हो जाती है। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, यहीं रुक जाते हैं ना? दीपू, आगे कहीं रुकते हैं, यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी घर नहीं दिखाई दे रहा। आगे सड़क पर जाते जाते दीपू राधा से बोलता है, दीदी वो देखो, आग जल रही है। राधा भी आग को देखती है, दूर से आग जलती दिखाई दे रही थी। हाँ दीपू, लगता है आगे घर है, तभी आग जल रही है। दीदी जल्दी चलो, वहाँ जाकर आग सेकते हैं, मेरे तो हाथ पैर सुन पड़ गए हैं। और दीपू भागकर वहाँ चला जाता है और पीछे पीछे राधा भी वहाँ पहुँचती है। राधा देखती है कि वहाँ आसपास और भी जली हुई लकड़ियाँ और जली हुई राख पड़ी हुई थी। राधा उसे देखकर समझ जाती है कि ये शमशान घाट है, जहाँ पर मरे हुए लोगों को जलाया जाता है। और जो आग अभी जली हुई है वो भी किसी की चिता जल रही थी। ये देखकर राधा बहुत डर जाती है। दीपू, हम यहाँ नहीं रुक सकते, चलो यहाँ से। दीदी आप क्या बोल रही हो, इतनी ठंड है, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे खुद को गर्म करना है। देखो मेरा पूरा शरीर ठंड से कांप रहा है। मैं बोल रही हूँ ना, चलो यहाँ से, हम यहाँ नहीं रुक सकते, ये जगह ठीक नहीं है। राधा के कहने पर भी दीपू राधा की बात नहीं सुनता और वहीं आग के पास बैठकर आग सेकने लगता है। राधा सब जानते हुए भी दीपू से दोबारा वहाँ से चलने को नहीं बोलती, क्योंकि इतनी ठंड में उनके पास और कुछ भी नहीं था जिससे वो खुद को गर्म रख सकें। उन्हें उस समय उस आग की बहुत जरूरत थी, इसलिए राधा भी बिना कुछ बोले आग के पास बैठ जाती है। दीदी अगर आज हमें ये आग जली हुई नहीं मिलती तो ठंड के मारे मेरी तो जान ही निकल जानी थी। दीदी आज मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। अगर मम्मी पापा होते तो आज हम यहाँ नहीं होते, अब तो दादी भी हमें छोड़कर चली गई। वहाँ बैठे बैठे उन दोनों को नींद आ जाती है और वो वहीं आग के पास सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है और उसमें बैठी एक औरत की नजर उन बच्चों पर पड़ जाती है। वह गाड़ी से उतरकर उन बच्चों के पास आती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? राधा और दीपू सारी बात उस औरत को बताते हैं। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नए कपड़े और खाना दूंगी और तुम्हारे जैसे और भी बच्चे वहाँ होंगे जिनके साथ तुम पढ़ाई भी कर पाओगे। वो औरत एक एनजीओ चलाती थी और वो ऐसे बेसहारा बच्चों की मदद करती थी। फिर वो औरत उन दोनों बच्चों को अपने साथ वहाँ से ले जाती है और वहाँ और भी बच्चे थे जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। अब तुम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हो, तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा और पढ़ने के लिए किताबें भी मिलेंगी। किताबें मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। हाँ, और यहाँ और भी बच्चे होंगे, तुम अपने नए दोस्त भी बना सकते हो। फिर राधा और दीपू वहाँ बाकी बच्चों के साथ रहने लगते हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और चारों ओर हाड़ कपा देने वाली हवाएं चल रही थी। लोग दुबक कर अपने घरों में बैठे हुए थे, नहीं तो आग सेक रहे थे।
मनोहर की भी ठंड में बहुत बुरी हालत थी। वह कुछ ही दिन पहले अपने गांव से शहर आया था नौकरी की तलाश में, लेकिन इतनी भयानक ठंड हो रही थी कि उसे नौकरी ढूंढने की हिम्मत ही नहीं हुई। मनोहर हिम्मत जुटाकर अपने घर से बाहर निकला और सड़क पर बैठे लोगों के साथ आग सेकने लगा। अरे दीपू भाई, लगता है इस बार तो ये ठंड हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी। इस बार तो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, देख लेना। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम। पता है इस ठंड में हमें कितना नुकसान हो रहा है। व्यापार ठप पड़ चुका है। अब कोई ग्राहक सामान लेने के लिए बाहर घर से निकलेगा ही नहीं, तो सामान की बिक्री कैसे होगी। रमेश, तुम सही कह रहे हो। कोहरे के कारण ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। अब ट्रेनें ही जब सामान को यहाँ से वहाँ नहीं पहुँचा पाएंगे तो ऑनलाइन सर्विस पर भी असर पड़ेगा। लोग अगर कुछ खरीदेंगे तो बीच में ही रुक जाएगा। क्या ही कर सकते हैं भाई, अब मुझे ही देख लो। मैं गांव से शहर आया था काम की तलाश में, लेकिन इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि मैं नौकरी के लिए कहीं जा ही नहीं पाया। मेरे पास 4-5 दिन का खर्च चलाने के लिए पैसे और बचे हुए हैं, लेकिन उसके बाद क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता। अच्छा भाई, ये बताओ कि तुम यहाँ क्या काम करना जानते हो। अगर मौसम अच्छा रहा तो कल सुबह मैं तुम्हें एक सेठ के पास ले जाऊंगा, वह तुम्हें नौकरी जरूर देगा। हाँ भाई, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। बस एक बार ठंड चली जाए तो मैं नौकरी मांगने के लिए फिर से घूमने लगूंगा। दीपू और बाकी लोग आग सेकते सेकते बात करते रहते हैं और आधी रात हो जाने के बाद अपने घरों में वापस चले जाते हैं। मनोहर अपने घर जाता है और सोचता है, हे भगवान, मैं कितनी उम्मीद लेकर गांव से शहर आया था, लेकिन पता नहीं मेरे जीवन का कष्ट कब दूर होगा, कब मुझे नौकरी लगेगी और कब मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाऊंगा। मैंने इतनी सारी पढ़ाई जो की है आज तक मेरे काम नहीं आई है। भगवान, अब जब मैं शहर आया हूँ तो तुमने ये ठंड का कहर ढा दिया है। अगली सुबह जब मनोहर उठता है तो वो बाहर देखता है मौसम थोड़ा कम ठंडा है। आज का मौसम थोड़ा अच्छा है। आज सारे दिन काम खोजूंगा और दीपू ने जिस सेठ के पास जाने को कहा था उसके पास भी जरूर जाकर देखूंगा। मुझे लगता है सबसे पहले मुझे दीपू के पास ही जाना चाहिए। मनोहर उठकर दीपू के घर जाता है। अरे भाई मनोहर, कैसे आना हुआ, आओ चाय पी लो। अरे भाई, मुझे चाय नहीं पीनी, आज मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है। आप उस दिन किसी सेठ के बारे में बता रहे थे जिनके पास काम है। अगर आप मुझे उनके पास ले चलें तो मैं आपका बहुत शुक्रमंद रहूंगा। अरे भाई, पहले नौकरी तो मिल जाने दो, फिर कहते रहना मेरा शुक्रिया अदा आराम से। वैसे कह तो तुम ठीक रहे हो, आज का मौसम बहुत अच्छा है, चलो सेठ के पास चलते हैं। सेठ के पास जाकर दीपू कहता है, सेठ जी, आप एक बंदे को ढूंढ रहे थे ना, अपने खास काम के लिए मैं लेकर आ गया हूँ। ठीक है दीपू, मैं देख लेता हूँ कि ये काम कर सकते हैं या नहीं। दीपू चला जाता है। हाँ, तो आपने अपना क्या नाम बताया था? जी, मेरा नाम मनोहर है। हाँ, तो मेरे पास तुम्हारे लिए लिखाई पढ़ाई से जुड़ा हुआ एक काम है। अगर तुमने वो ठीक तरीके से कर दिया तो समझ लो तुम्हारी नौकरी पक्की। आपने मुझे एक मौका दिया, मैं उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी उर्दू बोलने की जरूरत नहीं है, और अगर तुमने काम ठीक से किया तो नौकरी मिलेगी। अभी ये काम करो, फिर मैं देखता हूँ। सेठ जी उसे लिखाई पढ़ाई का काम समझाकर चले जाते हैं। मनोहर को काम समझ में आ जाता है और वो करने बैठ जाता है, लेकिन मनोहर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहती। कुछ ही समय के बाद मौसम फिर से बिगड़ने लगता है और सेठ जी को मनोहर को वापस जाने के लिए कहना पड़ता है। लेकिन सेठ जी, मैंने जो भी थोड़ा सा काम किया है उसे आप देख तो लीजिए। देखो भाई, ठंड बढ़ने लगी है, मैं ये काम कल देख लूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ सब बंद करके। जब मौसम खुलेगा तो मैं दुकान खोल दूंगा, तुम आकर यहाँ काम मुझे दिखा देना। ठीक है सेठ जी, तो मैं इंतजार करता हूँ मौसम के खुलने का। मनोहर उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है। मनोहर को फोन आता है तभी उसकी माँ का। हेलो बेटा, कैसा है तू? मेरा फोन भी नहीं उठाता। आज उठा लिया है तो मुझे सब कुछ सच सच बता दे।
तेरा काम कैसा चल रहा है? वहाँ तू ठीक तो है ना? सुना है शहर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। क्या बताऊं माँ, सब बुरा चल रहा है। इतनी ठंड हो रही है कि लोग अपने काम काज को भी नहीं जा पा रहे हैं। दुकानें नहीं खुल रही, यातायात बंद है। मैं परेशान हो गया हूँ। अगर 2-3 दिन में ये मौसम नहीं खुला तो मुझे गांव वापस आना पड़ेगा। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं वापस आऊंगा भी कैसे, क्योंकि वाहन भी नहीं चल रहे हैं और 2-3 दिन के बाद हो सकता है मेरे पास पैसे भी न बचे। तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मनोहर की माँ उसे दिलासा देकर फोन रख देती है। मनोहर अगली सुबह का इंतजार करने लगता है और सुबह होते ही और ठंड बढ़ जाती है। मनोहर और दुखी हो जाता है। वो फिर भी हिम्मत बांधकर किसी तरह सेठ जी के घर पर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। सेठ जी का लड़का दरवाजा खोलता है। अरे भाई, जब तुमसे कहा था कि कामकाज की बातें दुकान पर आकर किया करो तो घर पर क्यों आए हो? मैं दरवाजा ज्यादा देर तक खुला नहीं रख सकता, ठंड बहुत है और पिताजी को भी कल रात से ही बुखार आया हुआ है। एक बार उनका बुखार चले जाने दो, फिर अपनी राय बताएंगे। मनोहर मुंह लटका कर वहाँ से वापस आ जाता है। तभी वह अपने घर में एक चूहा देखता है। एक तो मेरे घर में पहले ही इतनी परेशानी है, ऊपर से ये चूहा न जाने कहां से आ गया। इस कम्बकत ने ही मेरे कंबलों में कुतर कुतर कर छेद कर दिए हैं। अब तो रात को नींद भी अच्छे से नहीं आती। मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का, जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? चूहा उसे देखता हुआ अपने बिल में घुस जाता है। मनोहर अगली सुबह दीपू के घर जाता है। दीपू बाहर आग सेक रहा था। दीपू भाई, कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भाई, तुम बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सेठ जी के यहाँ तो बात नहीं बनी, कहीं और नौकरी मिली तुम्हें? मैं अभी और कहीं देखने की नहीं सोच रहा हूँ भाई। सेठ जी की तरफ से कुछ जवाब आ जाए तो आगे की बात सोचूं। लगता है भाई मनोहर, तुम्हें किसी ने खबर नहीं दी। सेठ जी को बहुत तेज बुखार आया हुआ था और उनकी कल रात को मृत्यु हो गई है। अब उनकी दुकान शायद ही कभी खुले। उनका परिवार ठंड खत्म होने के बाद उनकी अस्थियों को लेकर हरिद्वार जाएगा। मनोहर ये बात सुनकर चौंक जाता है। क्या कह रहे हो दीपू भाई? सेठ जी अब नहीं रहे? जानता हूँ विश्वास करना नामुमकिन है, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड में कब किसके प्राण निकल जाएं कोई नहीं जानता भाई। मनोहर निराश होकर आगे शहर में चला जाता है। वह जगह जगह जाकर नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। एक बिल्डिंग के नीचे से गुजरते हुए मनोहर के ऊपर एक आदमी बाल्टी का गंदा पानी फेंक देता है। मनोहर पहले ही ठंड से कांप रहा था। पानी गिरने के बाद वह लगभग बेहोश ही होने वाला था। माफ करना भाई, मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम तो पूरे भीग गए हो। ऐसी ठंड में ऐसा गीले रहना सही नहीं रहेगा। तुम एक काम करो, अंदर आ जाओ। सतीश मनोहर को अपने घर के अंदर ले जाता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे नहीं पता था कि तुम नीचे से गुजर रहे हो। मैंने अभी अभी कपड़े धोए हैं, इसलिए सोचा कि उसका पानी फेंक देता हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरे भाई, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं गांव से निकला था एक नौकरी पाने के लिए और अब यहाँ आया हूँ तो ठंड के कारण सब ठप पड़ा हुआ है। ना कहीं मुझे कोई काम दे रहा है और ना ही मुझे आगे कोई काम मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ना तो ये ठंड खत्म होगी और ना ही मुझे काम मिलेगा। ऐसी ठंड में काम मिलना तो मुश्किल है भाई, लेकिन तुम प्रयास करते रहो। एक दिन भगवान ने चाहा तो तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। सतीश उसे चाय पिलाता है और कुछ देर उससे बात करता है। तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है, शायद इसलिए क्योंकि ऊपर वाला चाहता है कि तुम नौकरी ना करो। हो सकता है उसके पास तुम्हारे लिए और बेहतर प्लान हो। मुझे झूठा दिलासा मत दो भाई। मुझे पता है अगर भगवान मेरे लिए कुछ सोच रहा होता तो अब तक मुझे कुछ ना कुछ काम दे दिया होता। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। अब ये ठंड पता नहीं कितने लोगों की जान लेगी। कल ही जो व्यक्ति मुझे नौकरी देने वाला था उसकी मौत हो गई। इससे बुरा और क्या हो सकता है। सतीश उसे कुछ गर्म कपड़े देकर घर से विदा करता है। मनोहर अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि चूहे ने उसके एक पैंट की जेब कुतर दी है। मनोहर आग बबूला हो जाता है और अपनी सारी ठंड भूलकर चूहे को ढूंढने लगता है। उसे चूहा अपने बिस्तर के नीचे छुपा हुआ मिलता है। मेरा आज से पहले कभी इतना दिमाग खराब नहीं हुआ।
मैं इस चूहे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए मुझे अपने घर को ही क्यों ना तोड़ना पड़ जाए, लेकिन मैं इस चूहे को अब जिंदा नहीं छोड़ सकता। इसने मेरी परेशानियों को दोगुना कर दिया है, मेरे कंबलों में छेद कर दिया और अब इसने मेरी इकलौती बाहर पहनने वाली पैंट को भी खराब कर दिया है। मनोहर डंडा उठा लेता है और चूहे को मारने लगता है। चूहा फुदक फुदक कर कभी इस कोने भागता तो कभी उस कोने। मनोहर गुस्से में चिल्लाता है, एक जगह रुक जा शैतान, आज वैसे भी मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने बहुत परेशान कर लिया मुझे। अब मैं नहीं देखूंगा कि तू मेरी कौन सी चीज पर बैठा है, मैं उसके साथ ही तुझे खत्म करके ही दम लूंगा। और मनोहर बिना कुछ देखे समझे अपने सामान पर डंडा चलाने लगता है। जहाँ जहाँ चूहा भागता, मनोहर बिना देखे समझे वहाँ डंडा घुमाने लगता। फिर चूहा अपने बिल में घुस जाता है। मनोहर एक फावड़े से उस चूहे का बिल खोदना शुरू कर देता है। मैंने तुझसे पहले ही कह दिया था, जिंदा तो मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। तू चाहे बिल में छुप जा या फिर आसमान में उड़ जा। मनोहर उस चूहे के बिल को खोद डालता है और बिल खोदने के बाद उसे चूहे के बिल में एक पोटली दिखाई देती है। अरे ये कैसी पोटली है, चलो इसे खोलकर देखते हैं। मनोहर उस पोटली को खोलकर देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसमें हीरे जवाहरात और सोने चांदी भरे हुए थे। मनोहर को लगा कि उसकी लॉटरी लग गई है। भगवान तू कितना दयालु है, मैंने तुझे कितना गलत समझा। तूने चूहे का भेष बनाकर मुझे ये सोने चांदी दिए हैं। सतीश ठीक ही कहता था कि तू नहीं चाहता कि मैं नौकरी करूं, इसलिए तूने मेरी नौकरी कहीं लगने नहीं दी। मैं ये सामान लेकर वापस अपने गांव लौट जाऊंगा प्रभु। मनोहर हाथ जोड़कर और उस पोटली को लेकर सो जाता है। अगली सुबह ठंड काफी कम हो चुकी थी। मनोहर ईश्वर का ऐसा इशारा समझ चुका था। उसे जाते वक्त दीपू मिलता है। क्या हुआ मनोहर भाई, वापस जा रहे हो क्या? हाँ भाई, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। और वो अपने गांव वापस चला जाता है और अब ठंड भी धीरे धीरे घटने लगती है।